नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हाल में हुए राज्यसभा चुनाव, वैसे तो राज्यसभा चुनावों की चर्चा कम होती है, लेकिन इस बार राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, वो बड़ा हैरान करने वाला था। हैरान करने वाला यूं था कि जहां-जहां कांग्रेस जीत भी सकती थी, वहां कुछ-कुछ गड़बड़ हो गई। वैसे राज्यसभा चुनाव में कुछ-कुछ कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की खबरें होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादातर चुनाव राज्यसभा की सीटों के साफ-साफ होते हैं कि कौन उम्मीदवार जीत रहा है, कौन उम्मीदवार हार रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वोट फिक्स होते हैं, पार्टी के जो वोट्स हैं, एमएलएज हैं, वो फिक्स होते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि ऐसा हो जाए कि जहां जीत सकती है कोई पार्टी, वहां वो हार जाए, तो हैरानी करने वाली बात है। और उस समय भी जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले, कांग्रेस को इस बार बड़ा झटका लगा। हरियाणा में उन्होंने अपनी लाज बचा ली। बिहार में जो हुआ और जो दूसरे राज्यों में हुआ, कांग्रेस की खासतौर से और एनडीए किस तरह से लगातार वो चुनाव जीतती जा रही है, और इन चुनावों के बाद तो एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में बहुमत मिल गया, यानी अब संसद के दोनों सदनों में से बहुमत। तो इस पूरी राज्यसभा की गड़बड़ जोड़ बाकी गुणा भाग, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र आदेश रावल साहब के साथ, जो पॉलिटिक्स के एडिटर भी हैं, संपादक भी हैं, सलाहकार संपादक हैं, और हिंदुस्तान और कांग्रेस की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। और आदेश जी के लिए मैं एक और बात बोलूं कि मैं फिल्मों में अक्सर सुना करता था कि शो मस्ट गो ऑन। आदेश जी की तबीयत अभी खराब है, हम पहले तो उनके लिए स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हैं, और लेकिन उसके थैंक यू बाद सर। भी वो चाहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन हो, तो मैं उनके इस जज्बे का भी सल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, वी आर सर विशिंग यू वेरी स्पीडी रिकवरी, है ना, आप बहुत जल्दी थैंक यू से विजय ठीक जी। हो। थैंक यू सर। आप बीमार हुए इसलिए शायद ये सारी गड़बड़ हो गई क्या? आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। नहीं, नहीं, उससे पहले हो चुकी थी। देखिए विजय जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने कई बार आपके शो में भी कही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खाँसी का इलाज कर रही है। उसको उसको टीबी हो रखी है, वो मानने को लिए राज़ी नहीं है। ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कंटेंट रिपीट ना हो, लेकिन क्योंकि बात बीमारी से स्टार्ट हुई है तो उसको वैसे बताना पड़ेगा। जी, अब आप देखिए कि 37 सीटों के चुनाव में 11 सीटों पे वोटिंग हुई और कांग्रेस महज़ 1 सीट जीत पाई हरियाणा की, और वो भी बीजेपी की गलती के कारण। आप देखिए कि 37 एमएलएज़ थे कांग्रेस पार्टी के पास, जिसमें से 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी और 4 ने अपनी वोट रिजेक्ट कर ली, तो 37 माइनस 9 28, यानी आपने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं उनको हराने की। वो तो बाय चांस बीजेपी की कैलकुलेशन गलत हो गई। बीजेपी से 2 गलतियाँ हुई। पहली गलती उनसे ये हुई कि उनको लगा कि अगर अभय सिंह चौटाला के 2 विधायक एब्सटेन करेंगे, तो नंबर ऑफ जो 90 की असेंबली थी वो घट के 88 की हो जाएगी और सेकंड प्रेफ़रेंस का उनको फ़ायदा मिल के उनका कैंडिडेट जीत जाएगा। पहली उनसे भूल ये हुई, ये स्ट्रैटेजिक भूल थी। और दूसरी भूल उनसे ये हुई कि उनका एक विधायक ने अपनी वोट रिजेक्ट कर ली। अब वो जानबूझ के करी है या वो हो गई है या वो गलती से हो गई है, जो भी हुआ, बीजेपी की गलती के कारण एक सीट कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही, वो भी हरियाणा में। लेकिन आप जी, संख्या को देखिए। अब बात हो रही है कि नहीं, जो जिनकी वोट रिजेक्ट हुई उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब पहली बात जी। करते हैं कार्रवाई के ऊपर। अब सर कार्रवाई ओडिशा के 3 विधायकों पे सेम डे कार्रवाई कर दी गई। हाँ, वहाँ ना पे तो हुआ। ना अनुशासन समिति को कुछ भेजा गया, सेम डे आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। हरियाणा के हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुई, लेकिन आपने उन्हें सेम डे सस्पेंड नहीं किया। आपने उन्हें शो कॉज़ नोटिस जारी किया और फिर कहा कि आप जवाब दीजिए और उसके बाद अनुशासन समिति फैसला लेगी। क्या उड़ीसा का मैटर पे अनुशासन समिति छुट्टी पे थी? और हरियाणा वाले मैटर पे वो तत्कालीन एकदम से आई, उन्हें बुलाया गया। क्या क्यों इतना भेदभाव हो रहा है? और अभी तक बिहार के 3 विधायकों की तो बात हो ही नहीं रही है कि जो एब्सटेन हो गए, जिसके कारण वहाँ पे इंडिया अलायंस जो है वो हार गया। जो उनकी जीत कोई सकता चर्चा ही था। नहीं है कहीं, चर्चा ही जी, नहीं है कहीं। तो ये मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है कि उड़ीसा की क्रॉस वोटिंग में और हरियाणा की क्रॉस वोटिंग में? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि भई अगर क्रॉस वोटिंग वाले दोषी हैं, तो जिन लोगों ने अपनी वोट निरस्त की है, वो भी उतने ही दोषी हैं। लेकिन उसमें अब प्रॉब्लम क्या है विजय जी, आप उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या है कि
उनका कभी पता लग नहीं पाएगा कि वो कौन है। अब आप याद कीजिए हरियाणा कभी भी राज्यसभा चुनाव में निराश नहीं करता। चाहे वो शाही चेंज करे, चाहे वो एक वोट को खराब कर दे। लास्ट टाइम अजय माकन हारे थे, उससे पहले आर के आनंद हारे थे, सुभाष चंद्रा जीत गए थे जी न्यूज़ के मालिक। फिर पिछली जी, बार कार्तिकेय शर्मा जीत गए इंडिया न्यूज़ के मालिक। तो जी, वो हमारे भी हमारे यहाँ जी, हरियाणा में जो मीडिया हाउसेस के मालिक हैं, वो बड़े अच्छे से जीत जाते हैं। इस बार आप देखिए, इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने नो वोट खराब करके अपना काम पूरा कर दिया था। कोई निराशा नहीं थी। अब इसमें 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि इन विधायकों को रखा गया है हिमाचल प्रदेश में और जब वहाँ से वापस लौट रहे थे, तो एक जो बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट थे, जो लोगों से बात करके जिनको तोड़ा जा रहा था, उन्होंने एक विधायक को फ़ोन किया और उसके बाद उस बस के अंदर हड़कंप मच गया और बस रोक दी गई और सब विधायकों के फ़ोन छीन के बैग में डाल लिए गए। किसी के पास भी फ़ोन नहीं था। लेकिन अच्छा, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने वो रिकॉर्डिंग कर ली और उस रिकॉर्डिंग में 20 करोड़ का ऑफ़र दिया था एक विधायक को। 20 करोड़ का? 20 करोड़ का ऑफ़र, वो रिकॉर्डिंग है इनके पास और आधिकारिक बयान है वीके हरिप्रसाद का जो प्रभारी हैं हरियाणा के कि हमारे पास उसका सबूत है। तो अगर आप नो वोट खराब हुई हैं, तो 20 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 180 करोड़। इसको ऐसे समझिए। ऐसे समझ तो जी, कितना इंटरेस्टिंग चुनाव है और एक और इंटरेस्टिंग चुनाव है इसमें इस चुनाव में एक अच्छी बात भी है। किसी इसमें कोई विचारधारा नहीं होती। सोफिया कुरैशी मन माफ़ कीजिएगा, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उड़ीसा की विधायक हैं। विधायक है उड़ीसा। मोहम्मद हाँ, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इज़राइल, 3 कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम विधायकों ने भी भाजपा को वोट दिया। तो यहाँ विचारधारा का कोई संबंध नहीं है, संसाधनों के आगे विचारधारा हार जाती है। तो इस नहीं, तरीके से हो रहा है लेकिन थोड़ा-सा भेदभाव हो रहा है। नहीं, भेदभाव तो थोड़ा है, लेकिन एक आपकी बात से पहले एक बात आपने जो भेदभाव विचारधारा की बात कही, तो मुझे याद आया कि भाई कांग्रेस में ये जो व्यवस्था है वो इंदिरा गांधी जी के वक्त में शुरू हुई, जब राष्ट्रपति के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के बीच में चुनाव हुआ। कांग्रेस के आधिकारिक जो कैंडिडेट थे वो तो नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन हुँ, इंदिरा जी ने उस समय कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट, और जो हुँ। इंदिरा जी कैंडिडेट थे वीवी गिरी जीत गए, तो वहां से ये गंगा तो अभी तक बह रही है, अंतरात्मा जगी हुई है कांग्रेस के विधायकों की, सांसदों की। और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, जहाँ वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी 2-3 विधायकों के यहाँ पे गए, सिरसा गए गोकुल सेतिया के यहाँ, झज्जर में गए कुलदीप वत्स के यहाँ, ये दोनों कांग्रेस के एमएलए थे। तो जी, लोगों को लगा कि ये तो यही टूटने वाले हैं। तो बीजेपी ने सीएम को भेजा कहीं और ऑपरेशन कहीं और किया, तोड़ा किसी और को। थोड़ा यानी और सब इस बात को लेके सोचते रहे कि वो लोग ये कौन है। हाँ, अब मैं आता हूँ मोडुस ऑपरेंडी पे। पेन चेंज कर देना, शाई चेंज कर देना नॉर्मल सी बात है। इस बार इन्होंने क्या किया? भई 5 तो दिलेर लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, दिखा के करी कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो उनकी दिलेरी थी। लेकिन जिन्होंने वोट रिजेक्ट कराई, जिन्हें डिफरेंट-डिफरेंट नाम दिए जा रहे हैं, वो कैसे कराई? अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पोलिंग एजेंट थे कांग्रेस पार्टी के, जो वोट चेक करके अंदर जाते थे, तो उनको वोट दिखाई गई। तो उन लोगों ने क्या किया, पेन से डॉट्स बनाई हाथ के ऊपर, ऐसे थे। यहाँ पे डॉट्स बना ली, यहाँ पे। आपको वोट दिखा दी हुड्डा साहब को। जब मैं आगे बढ़ता हूँ वोट डालने के लिए, तो वोट यहाँ चिपका के और वोट डाल दी, तो रिजेक्ट हो गया। तो वोट रिजेक्ट हो गई। तो 3 वोट ऐसे रिजेक्ट हुई हैं। वाह। देखिए हमारे राज्य के लोग निराश नहीं करते बिल्कुल भी। मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर देते, कैसे हराएँगे? तो उनकी लेकिन वोट 3 रिजेक्ट वैसे हुई और 1 वोट और है। मुझे लगता है ये मैटर जो है हाई कोर्ट जाएगा। इसमें 1 वोट ऐसी है भरत सिंह बेनीवाल की, उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये लोग बीजेपी जो है इसमें और एक एक और बताऊँ मुझे जी मैं, इस बार जो है ना चुनाव आयोग ने फेयर काम किया। जैसा था वैसा कर दिया। क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते थे कि 5 राज्यों में मतलब कहीं भी बीजेपी का जो बीजेपी का हाई कमांड था उसने इंटरवीन नहीं किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट दलित था। नहीं तो उन 5 राज्यों में संदेश ये जाता कि नहीं देखो एक दलित को हरा दिया ज़बरदस्ती। जी, तो
ये जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीता है, इसमें चुनाव आयोग और बीजेपी की बहुत अहम भूमिका है। उन्हें इस बात का श्रेय मिलना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस के लीडर, मुझे ये समझाइए कि कांग्रेस की लीडरशिप नाराज है अपने कैंडिडेट से, मतलब अपने लीडर से हरियाणा के, या बीजेपी की लीडरशिप नाराज है अपने चीफ मिनिस्टर से? पहली ये बात तो हरा ये कि जो पहली बात तो ये कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जिसको बीजेपी ने दिया था, वो नैब सिंह सैनी कैंडिडेट नहीं थे। वो मनोहर लाल अच्छा, खट्टर के कैंडिडेट थे। तो खट्टर ओके, साहब ने पूरा चुनाव लड़ा, पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरा कैंडिडेट का सिलेक्शन, सब सिस्टम उनके पास था। लोगों को लग रहा है कि ये नैब सिंह सैनी का मैनेजमेंट था, लेकिन नहीं, ये खट्टर साहब का मैनेजमेंट था, जो फेल हो गया और जिसके कारण, या मैं कहूँ कि फेल नहीं हुआ, स्ट्रैटेजिक भूल हो गई और स्ट्रैटेजिक भूल के कारण आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस में एक सीट आप हार गए, जो आप आसानी से जीत सकते थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ पूरा सहयोग किया था। उसके बावजूद आप हार गए। मतलब ये अब इसको तो आरोप ही कह सकते हैं हम लोग कि हुँ, बीजेपी के तरफ से या किसी तरफ से पैसा भी दिया गया और चुनाव भी हार गए, हुँ। ये कह सकते मैंने हैं। वही कहा ना, स्ट्रैटेजिक भूल है या हम्म, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ से भी कोई वोट खराब हो सकती है। जी, तो इन्होंने वहां कभी ये कैसे सोचा ही खराब? नहीं था। अब हुआ क्या विजय जी, इसमें हुआ क्या, जब 90 के हाउस में जब आपके 2 एनएलडी के विधायक एब्सटेन करते हैं, तो 88 का हाउस हो जाता है। फिर जी, 4 विधायक कांग्रेस के रिजेक्ट होते हैं और 1 बीजेपी का, तो 83 हो जाते हैं। अब 83 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कैंडिडेट 27.66 के आसपास जाएगा और 0.03 के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट जीत जाते हैं। अब सिर्फ 2 स्थिति देखिए आपकी, अगर बीजेपी का वोट खराब नहीं होता, तब भी बीजेपी जीत जाती। 2 वोट अगर एनएलडी की पड़ जाती, तब भी बीजेपी जीत जाती, है ना? और भरत सिंह बेनीवाल जिस वोट को बाद में वैलिड करार दे दिया गया, अगर उसको रिजेक्ट कर देता चुनाव आयोग, तब भी बीजेपी जीत जाती। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था, मिसमैनेजमेंट था, क्या था, ये तो बीजेपी देखेगी क्योंकि वहाँ जवाबदेही तय होती है। बीजेपी के वोट में भी पोचिंग हुई? सॉरी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आई, दोबारा बोलेंगे प्लीज़? क्या बीजेपी के वोट में भी पोचिंग हुई, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, पोचिंग नहीं लगता मुझे, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलती हुई है। क्योंकि बीजेपी में पोचिंग संभव नहीं लगती, इसलिए नहीं लगती कि जिस कांग्रेस ने अपनी नो वोट खराब की हो, वो बीजेपी की पोचिंग कैसे कर सकती है? पहली अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी के भीतर जवाबदेही तय होती है और मुझे लगता है कि अमित शाह जी बुला के ज़रूर पूछेंगे, जो भी लोग इसमें रोल प्ले कर रहे थे कि भई कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती हुई? क्या और क्योंकि गड़बड़? क्योंकि वहाँ जवाबदेही है। कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं पूछेगा कि आपकी नो वोट क्यों खराब हुई, आप 37 से 28 पे क्यों आ गए? अब मैं बताता हूँ आपको कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव का कारण क्या है उड़ीसा में और हरियाणा में? हरियाणा में? अगर 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 37 में से 5 विधायक आप सस्पेंड कर देते हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, आप घट के 32 पे आ जाओगे। और 4 विधायक जिनकी वोट रिजेक्ट हुई है, जिसकी जानकारी भूपेंद्र हुड्डा को है, विकी हरिप्रसाद को है क्योंकि उनको पता है वो कौन लोग हैं। अगर हम्म, उनको भी आप निकाल देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, आप घट के बहुत 28 पे आ जाओगे। 28 पर आ जाएंगे। ठीक है? 2 साल बाद फिर राज्यसभा चुनाव है। तो फिर आप क्या करोगे? लेकिन जब आपने 37 में कसर नहीं छोड़ी, तो फिर क्या 32, क्या 37 और क्या 28? ये बात भी है। बराबर। लेकिन इसमें एक बड़ा मैसेज ये जाएगा कि इतने विधायक अगर पार्टी से निलंबित हो जाते हैं, तो फिर संदेश ये जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ अब वैसी नहीं रही जैसी कभी होती थी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इसके इसके एक एक्शन के कई सारे मायने हैं। नहीं, लेकिन तो मैं मुझे इसी लगता है सवाल को कि आपसे पूछना जी, था जी, आपसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के हरियाणा के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, ठीक है? जी, लेकिन उनके नेतृत्व में जब जब कांग्रेस ने भरोसा किया पिछली बार विधानसभा चुनाव में, तो भी आप हार गए, वो भी स्ट्रेटेजिक भूल थी या जो भी हुआ। और आज जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जो कंपैरेटिवली छोटा चुनाव है और स्टेट का हुँ। कमांड आपके पास रहता है, तब भी आप चुनाव हार गए, तो क्या ये लीडरशिप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप को चैलेंज नहीं है? देखिए 2014 में जब आखिरी चुनाव कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी और केंद्र में भी चुनाव हारी थी, तो 14 में ही हरियाणा से भी आप विधानसभा चुनाव हारे थे। उसके बाद से 19, 24 और लगभग आप 3 चुनाव
हाँ अब हार चुके हैं, थर्ड टर्म बीजेपी का चल रहा है। तो ये शिकायत रहती थी कि भाई भूपेंद्र हुड्डा को पूरी कमान नहीं दी। 2022 में जब 5 राज्यों के चुनाव हारे, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, कांग्रेस पार्टी हारी, तो उस वक़्त पे G23 जो समूह था वो बहुत एक्टिव था। तो प्रियंका गांधी ने हुड्डा साहब के साथ मिलके G23 ग्रुप को डिसमेंटल किया और उसके बदले में पूरा हरियाणा की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंप दी। उदय भान को बनाया गया पीसीसी प्रेज़िडेंट, यानी स्टेट प्रेज़िडेंट, और हुड्डा साहब को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। और 2022 से लेके और विधानसभा चुनाव तक, जिसमें जब टिकटें बँटी तो 90 में से 70 टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में गई। हम्म, उसके बावजूद जब आप चुनाव हार जाते हो और आप 37 सीट्स पे आते हो, तो फिर आप हाईकमांड को ये नहीं कह सकते कि आपको मौका नहीं दिया था। जी इस बार भी क्या हुआ कि सारा दारोमदार जो है वो हुड्डा परिवार पे था। शैलजा अपने घर बैठ गई। जिन दलितों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भर-भर के वोट दिया था, उन्हीं में मैं कहूँगा कि ध्रुवीकरण हो गया। जाटव एक तरफ गया और जो डीएससी जिन्हें कहते हैं वो एक तरफ गए, और उसका उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। दूसरा, हमेशा कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे पूरे स्टेट में, वो एक बुके की तरह है विजय जी। वहाँ पे लोग अपनी-अपनी पॉकेट्स में जीत के आते हैं। एक तरफ भजनलाल परिवार था, एक तरफ बंसलाल फैमिली थी, इधर हुड्डा परिवार था, उधर अवतार सिंह भड़ाना थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, राव इंद्रजीत थे, सुरजेवाला परिवार था, कुमारी शैलजा थी। तो अपनी-अपनी पॉकेट से जीत के आते थे और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते थे। इस बार ये क्लैरिटी थी कि भई कुछ भी होगा, मुख्यमंत्री हुड्डा ही बनेंगे। और बीजेपी हाँ का जो कार्ड है जाट कैट जाट का, वो सबके सामने है ही है। उधर रणदीप सुरजेवाला के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ तक सीमित कर लिया। और जिन बाकी नेताओं के मैंने नाम लिए हैं, वो अब इस कांग्रेस पार्टी में है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी 2004 तक कांग्रेस पार्टी गैर जाट की पार्टी होती थी और इंडियन नेशनल लोकदल जाटों की पार्टी होती थी। हिंदू आज की उल्टा पार्टी है। आज आज बीजेपी गैर कांग्रेस। जाट की पार्टी है, जहाँ कभी कांग्रेस होती थी, और कांग्रेस जाटों की पार्टी है, जहाँ कभी आईएनएलडी होती थी। और आईएनएलडी अब 2 हिस्सों में बँट चुकी है, आईएनएलडी और जेजेपी। जी तो अब आप ये सोचिए कि अगर मैं 3 हिस्सों में बाँट दूँ जाट वोट को, कांग्रेस, जेजेपी, तो क्या आईएनएलडी, बचे? तो क्या बचेगा और कैसे आप बीजेपी से लड़ोगे? यानी जो मैंने कहा ना कि बीमारी पे काम कोई नहीं कर रहा है। उपचार चल रहा है ऊपर-ऊपर। ठीक है, खाँसी है, दवाई दे दो, ठीक है, ड्रॉप पिला जी दो, है ना? ये कर ये वैसी बीमारी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बीमारी बीजेपी ने पैदा कर दी हरियाणा के अंदर। इससे कैसे आप बाहर आओगे? कैसे आप ये तो बड़ी गंभीर इसका विकल्प समस्या है। क्या है? इसका अल्टरनेट क्या है? कैसे आप लोगों को समझाओगे? उस पे कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ़ इनकी अंदरूनी फाइट के कारण इनका ये हाल है कि तुम थर्ड टर्म आपने बीजेपी को सौंप दी है। और बीजेपी जहाँ-जहाँ सेकंड और थर्ड टर्म ले लेती है ना, फिर वो वहाँ से जाती नहीं है। हाँ, फिर वो इसके कहीं इसके जाने वाली। उदाहरण है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। जहाँ-जहाँ फिर उसके उसका एक बार पैर मजबूत जहाँ-जहाँ हो उसके जाता है। पैर जमे हैं, फिर वो मजबूत हो जाती है। बिहार को देख लीजिए आप और हाँ, सुनिए। तो उत्तर एक प्रदेश देख एक लीजिए। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। हुँ, अब वैसे मुझे वो गुजरात का वो चुनाव याद आता है जिसमें अहमद पटेल साहब आधी रात को जीत गए थे आधे वोट। फिर राज्यसभा कांग्रेस ने चुनाव ना? हाँ, मुझे याद है, राज्यसभा वो मैं था चुनाव। उस वक़्त। हाँ मैं उस वक़्त तो कांग्रेस ऑफ़िस में ही था, और अहमद पटेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला बार-बार चुनाव आयोग के सामने पेश होते थे और जाके अपने तथ्य को रखते थे कि भई क्या-क्या आधार है, क्या-क्या सुप्रीम कोर्ट के उसमें वर्डिक्ट रहे हैं, कानून क्या कहता है। तो वो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसमें आखिर में कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। चलिए लेकिन एक छोटा लेकिन जी हाँ, जी जी कंटिन्यू कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है अब विजय जी, की प्रबंधन के नाम पे कांग्रेस पार्टी में अब इतने कोई अच्छे नेता नहीं बचे हैं कि जो इस तरह का मैनेजमेंट कर सकें। और मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट हाईकमांड का भी नहीं है। वो भी नहीं कहते किसी को कि भाई नहीं, ये हमें जीतना ही है या सीट हमें चाहिए ही चाहिए। अब आप ये सोचिए कि हरियाणा का जो जिसको ये टिकट दिया गया राज्यसभा का, वो वो व्यक्ति हरियाणा के जो दलितों की एसोसिएशंस होती हैं कर्मचारियों की, वो एक कर्मचारी थे, उसमें काम करते थे। कुछ दिन पहले इस पार्टी में आए और 2 एस्टैब्लिश्ड नेताओं को, उदय भान फॉर्मर प्रदेश अध्यक्ष और अशोक तंवर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को, दोनों को मार के एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो ये मान जो जो हमारे कंट्रोल में रहे या जो हमारे साथ बिल्कुल
लाइन तो पर है। ये एक स्ट्रैटेजी चल रही है अंदर-अंदर। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जो एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। नहीं, एक छोटा-सा यानी सवाल और आपके पास जी, विजय जी, जी, जी। क्या आपके पास पूरी कांग्रेस पार्टी के पास पिछले किसी भी संगठन में जो 10 साल से 20 साल से 30 साल से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आपको एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आया कि आप उसको राज्यसभा भेज दें? सर ये आप पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं। जी, एक छोटा-सा सवाल और राज्यसभा में, फिर मैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी आपसे छोटा समझना चाहता हूँ। ये जो बिहार और उड़ीसा में क्या हुआ? बिहार में खास तौर से ऐसे क्या हो गया? वो तो मुझे लग रहा था कम से कम सब लोग सोच रहे थे कि बिहार तो निकाल ही लेंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट बिहार में भी वो जो मैनेजमेंट था वो मिसिंग था। कैमरे से को सुन रहा था, उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं, एक बार केवल मैसेज आया प्रदेश अध्यक्ष का कि भी हाँ देना। वो जो वहाँ के प्रभारी है ना अपना कृष्णा लवेरू जी, हाँ। वो वहाँ नज़र ही नहीं आए। हुँ, ये लोग ज़रूरत ही नहीं समझते। मतलब जैसे ये बीजेपी के सामने राजनीति कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि एक दिन चमत्कार होगा, जनता उठ के आएगी, कहेगी चलिए भाई साहब आपका वहाँ राष्ट्रपति जी वेट कर रही हैं, आपको शपथ लेनी है। वैसा नहीं होगा अब, वो दौर जा चुका है। आपको आपको जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, एक तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पार्टी और एनजीओ के बीच बाँटा हुआ है। समस्या इनकी ये है। एनजीओ ये किसका डिफ हिस्सा है? ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से लोग एनजीओ जो राहुल गांधी बार-बार कहते हैं ना कि बारात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है। दरअसल वो काम नहीं दे पा रहे हैं कि रेस के घोड़े को क्या काम देना है, लंगड़े घोड़े को क्या काम देना है, बारात के वो घोड़े को क्या काम देना है। घोड़ों उनको की मिक्स अप पहचान कर रखा है। है। उनको मिक्स अप कर रखा है। भाई बारात वाले घोड़े को आप शादी में भेजो, वो वही काम करेगा। तो रेस का घोड़ा है वो उसको आप रेस में भेजो, उसपे लोग पैसे लगाएँगे। और नहीं, जो लंगड़ा घोड़ा है उसका आप उपचार करो, दवाई लेकिन दो मैं उसको। समझना चाहता हूँ कि क्या आइडेंटिफाई करनी है क्या? कि कौन सा सबको घोड़ा पता है रेस विजय जी, ने डिमार्क कर सबको लिया पता हो, है। राहुल गांधी को भी डिमार्क पता है, राहुल गांधी को भी पता है, उनको भी सर, पता है। बताइए कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वैसे तो उसमें कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं पर दिखती नहीं है, पश्चिम बंगाल में कहीं दिखती नहीं है। जो 2 राज्यों में खासतौर से असम और केरल, जहाँ पर लगता था कि मजबूत कांग्रेस है और केरल में यूडीएफ की सरकार बन सकती है और असम में टक्कर दी जा सकती है। लेकिन असम में तो ऐसी हालत हो गई कि कांग्रेस में बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई चुनाव आ देता। मुझे लग रहा है असम में इन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश करी थी कि प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार के ज़रिए हमें कड़ी टक्कर देंगे हेमंत बिस्वा जी, शर्मा को। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, वो पार्टी वहाँ पे डिरेल हो गई है। क्योंकि इसका इसका एक बड़ा कारण ये है विजय जी कि वहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है। और हेमंता क्योंकि लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में रहे और बड़े पावरफुल मंत्री थे तो वो सब सब उन वो सबकी नब्ज़ जानते हैं। गौरव गोगोई को छोड़ के ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की फ़ोन लाइन पे हैं और जो कांग्रेस पार्टी में हैं। जितने लोग अभी गए हैं, इसमें भूपेन बोरा हो या प्रद्युत बारदलोई हो, मुझे लगता है कि अभी और भी लोग जाएँगे। जितना चुनाव नज़दीक आता जाएगा, बेसिकली वोटिंग से पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा आपको साइकोलॉजिकल रूप से जी, हरा देंगे। हरा देंगे। हाँ, ये वैसा आपको नज़र आता है। जो वहाँ के इश्यूज़ थे, ज़ुबिन गर्ग का इश्यू था, अपर असम का इश्यू था, करप्शन का इश्यू था। तो बेसिकली मैं आपको ऐसे कहूँगा कि वहाँ लीडरशिप क्राइसिस एक बड़ी वजह है कि वहाँ तरुण गोगोई के बाद अब गौरव गोगोई को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन जो बाकी लीडरशिप थी उसको आपने डेवलप नहीं किया, जो स्थिति आज बाकी राज्यों में भी हो रखी है। तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी को वहाँ काफ़ी एज हो गया है और वो साफ-साफ दिख भी रहा है। साफ-साफ दिख रहा है। अब आपने कहा केरल की बात। जी, ये बात सही है कि केरल में कांग्रेस और उनके अलायंस को एज है आज की डेट में, सर्वे की रिपोर्ट भी ऐसा कहती है। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी होगा कि कांग्रेस आला कमांड, खड़गे साहब और राहुल गांधी ये तय कर दें कि वो वेणुगोपाल को विधानसभा का टिकट ना दें। उससे होगा क्या कि वहाँ की जो लीडरशिप है स्टेट की, उनके अंदर पैनिक क्रिएट नहीं होगा कि हाँ, कि वेणुगोपाल आएँगे और मुख्यमंत्री बन जाएँगे। आप पहले एक बार नंबर ले आओ, आप मैंडेट ले आओ, उसके बाद आपको जो फिर करना उसके है बाद आप करो। उसके बाद आपको जो करना है आप करो, लेकिन आप पहले उनको अगर टिकट दे देंगे, तो वहाँ पैनिक क्रिएट हो जाएगा और जो आपका मार्जिन आज की डेट में है, वो जो लेफ्ट का गठबंधन है, वो उसको कवर अप कर लेगा। और बीजेपी भी ऐसा चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो हमारा वोट बैंक
लोकल बॉडीज में आया या जो भी हम पहुंचे हैं 10 से 12% पे 15% पे, वो हम लेफ्ट को ट्रांसफर करें। लेकिन जो बीजेपी, जो लेफ्ट का और बीजेपी का जो कैडर है वो आपस में मैच नहीं करता विचारधारा के रूप में। तो वो एक बड़ी समस्या है वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी गलती ना करे तो संभावना ज़्यादा बेहतर रहेगी, और सबसे बड़ी गलती यही होगी कि अगर आपने बाकी सांसदों के साथ वेणुगोपाल को भी टिकट देके भेज दिया। अब आपने सर बात एक करी तमिलनाडु की, वहाँ पे जी मैं बोल देता हूँ एक बात आपको कि तमिलनाडु में ये बात सही है कि अ, विजय जो एक कलाकार है उनकी पार्टी को लगभग 18 से 20% का वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बड़ा मार्जिन है। और तमिलनाडु हमेशा 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन करता था। लेकिन जयललिता जी के निधन के बाद एआईएडीएमके का जो हाल है वो आपके सामने है। अब जिस हिसाब से उस भगदड़ के बाद विजय को बार-बार सीबीआई बुला रही है, और कैसे वो उसको वहाँ अंदर क्या प्रेशराइज हो रहा होगा, प्रेशराइज़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो जय जगत समूह है, उनकी ये कोशिश ये थी कि विजय के साथ अलायंस हो कांग्रेस पार्टी का, हाँ ठीक है? लेकिन डीएमके के जो रिश्ते गांधी परिवार के साथ हैं, वो आप जग ज़ाहिर है, आपको भी पता है, बहुत पुराने रिश्ते हैं। उसमें हुआ ये कि इस बार जब सीट शेयरिंग की बात आई, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें बोर्ड और कॉर्पोरेशंस में हिस्सा चाहिए, हमें 2 मिनिस्ट्री चाहिए, और हमें कम से कम 45 सीट चाहिए। तो वहाँ बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हम आपको 28 सीट प्लस 1 राज्यसभा सीट देंगे, और 2 साल के बाद आपको 1 राज्यसभा हम और देंगे। तो क्योंकि आपके पास बार्गेन पावर नहीं है, तो आप अपने अलायंस के आगे हार जाते हो। अब जब इस तरफ राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि काशीराम की, और काशीराम को भारत रत्न की, तो वो ये चाहते हैं कि यूपी चुनाव से पहले हमारे पास एक वोट बैंक हो। तो जब हम अखिलेश से बात करें तो हमारे पास कुछ टेबल पे रखने के लिए हो, ताकि बीएसपी एक वाला बार्गेन रिस्पॉन्स पावर होना आपकी स्ट्रांग हो सके, बार्गेन पावर स्ट्रांग हो सके, और हम उसपे फिर फैसला करें। ऐसे ही आरजेडी ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। इसका एक काशीराम जी की जो ये दलित रीच आउट है राहुल गांधी का ओबीसी के बाद, इसका इम्पैक्ट ये पंजाब तक भी ले जाना चाहते हैं। हाँ काशीराम जी पंजाब पंजाब के से क्या आते वोट हैं, बैंक है दलित वोट बैंक है ना हाईएस्ट दलित वोट बैंक है पंजाब में। तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो तमिलनाडु में भी मुझे लगता है कि डीएमके को काफ़ी एज रहेगा। हाँ डीएमके को लेकिन क्या केरल में आपको लगता है कि केवल केसी वेणुगोपाल को यदि छोड़ दें तो कौन लीडर रहेगा? सतीशन के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, वहाँ पे एक ही लीडर है, उसका नाम है रमेश चन्नीथला। रमेश चन्नीथला संगठन के व्यक्ति हैं, एनएसयूआई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वो पैन केरल पॉपुलर आदमी हैं। मतलब पूरे अच्छा केरल में उनके पास लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पुराना पॉपुलर हैं। पुराने 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 आदमी हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, और सबको पता है कि वहाँ एक ही नेता है। रमेश चन्नीथला ने ही तो वीडी सतीशन को और वेणुगोपाल को बनाया एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में। वो और अलग जो बात है कि आज की डेट में वो अलग बात है कि आज की डेट में वेणुगोपाल इतने पावरफुल हैं कि वो राहुल गांधी के सबसे नज़दीकी व्यक्ति हैं, इंडिस्पेंसेबल हैं। लेकिन आज आज दिल्ली की लीडरशिप अदर देन गांधीज़ एंड खड़गे साहब सब चाहते हैं कि वेणुगोपाल को यहाँ से मुख्यमंत्री बना के भेज दो। सोचिए, आपको हटाने के लिए भी आपको मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है। ये होती है राजनीतिक लोगों की कुंडली। राजनीति लेकिन सर लेकिन 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 वहाँ उनको एक्सेप्ट कौन करेगा, कैसे करेगा, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि केरला कार्डर बेस सिस्टम है वहाँ पे। वहाँ सिर्फ नाम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं होती, वहाँ पूरा एक संगठन है प्रॉपर, संगठन और है उस संगठन के तहत ही पूरी चीज़ सिस्टम चलती है। पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी केरल का जो सिस्टम है काडर का, वो बाकी जगहों पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती? अगर वैसा सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर दें, तो आपका आपका काडर वाक़ई में मजबूत हो जाएगा। सर आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ मैं क्योंकि ये सारी चर्चा हो रही है संगठन को लेकर बीमारी को लेकर और लोगों की पहचान को लेकर हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी और आपने इस बात पर जोर दिया जो राहुल गांधी जी कहते हैं अक्सर कि मतलब ये घोड़ों की पहचान ये घोड़ों की पहचान का काम होगा या केवल बातें ही होती रहेगी क्योंकि जब तक डिट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक डिलीट कैसे करेंगे जो अमित शाह जी कहते हैं डिट्रैक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट वो किसी दूसरे रेफरेंस में बोलते हैं तो कांग्रेस को भी तो डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की जरूरत है नहीं, वो तब होती है जब कहीं जवाबदेही होती है।
अगर अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप संपादक हैं और टीआरपी नहीं आई, तो वो आपकी जवाबदेही है। कांग्रेस पार्टी में जवाबदेही मिसिंग है। जब तक ये जवाबदेही तय नहीं होगी कि हम क्यों हार रहे हैं, हम विधानसभा चुनाव क्यों हार रहे हैं, हम लोकसभा में क्यों हारे, हम लोकल बॉडीज़ क्यों हारे, हम राज्यसभा का चुनाव क्यों हारे, किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, किसकी वोट रिजेक्ट हो गई, यहाँ कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। तो ये जो आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, इनका इस्तेमाल तब होगा जब जवाबदेही तय होगी। जब नहीं लेकिन जब कंपनी का मालिक आपसे पूछेगा कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक रिज़ल्ट है। क्यों नहीं आ रहा है। मैं इसको ऐसे नहीं, देखता हूँ और ये चीज़ मैं पिछले 1 साल से आपके शो में भी कह बोल के चुका हूँ। जी, ये चीज़ बहुत जवाबदेही के बगैर घर भी नहीं चलता है विजय जी, ये तो इस देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है। तो जब तक राहुल गांधी जी या उनके रणनीतिकार या खड़गे साहब या प्रियंका जी या सोनिया गांधी जी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक्स हैं या बड़े लोग हैं जो बड़े-बड़े पदों पे बैठे हैं, जब तक वो खुद की जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक वो दूसरों से जवाबदेही माँग नहीं सकते। नहीं अथॉरिटी लेकिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हो काम सकता। नहीं चलेगा। नहीं, मैं छोटा-सा एक शब्द आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि जवाबदेही नहीं मान सकते या जवाबदेही नहीं होती, इसका मतलब एक सेंट्रल लीडरशिप जो है या सीधे-सीधे से पूछूँ कि राहुल गांधी की क्या इसे कमजोर लीडरशिप का वो नमूना मानते हैं? या कह सकते नहीं, हैं कि कमज़ोर लीडरशिप तो नहीं कहूँगा, राहुल गांधी की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिनेशन जी, है। जब उन्होंने सोचा कि नहीं मेरी छवि को इन्होंने खराब कर दिया तो उन्होंने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाल दी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो उसको कमज़ोर विल पावर नहीं कहेंगे, उसको मैं ऐसे कहूँगा कि सब कुछ छोड़ देना, प्रभारियों के ऊपर, जनरल सेक्रेटरीज़ के ऊपर, जीएसओ के ऊपर और खुद कुछ नज़र ना रखना पार्टी की गतिविधियों के ऊपर, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, रिज़ल्ट क्या आ रहा है। वही मैंने कहा ना कि अगर आपने सब कुछ छोड़ भी दिया है, तो आप बुला के ये पूछेंगे ना कि ये गलती कहाँ हुई? हमसे कहाँ भूल हुई? तो किसी के अंदर ना लीडरशिप का डर नहीं है। मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की उस हार का, 1 वोट की हार का हंटर अमित शाह ज़रूर चलाएँगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि और मुझे पूरा भरोसा है कि 9 वोट आपकी खराब हुई हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों खराब हुई? चलिए देखते इसी में आपका हैं। जवाब है। जी, बिल्कुल ठीक है। अब आपने जवाब भी बता दिया है, इलाज भी बता दिया। अब ये तो कांग्रेस को तय करना है कि वो कैसे इलाज करती है। मैं तो बता रहा हूँ सालों से कोई सुनता नहीं है यहाँ। जी, जी। लेकिन कांग्रेस तो जब ठीक होगी, ठीक होगी। आप अपना स्वास्थ्य जल्दी ठीक कीजिए। ज़रूर, क्योंकि शुक्रिया विजय हम जी। थैंक यू सो उम्मीद मच। करते हैं और शुभकामनाएँ भी आपके लिए। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया यू कि सर। आपने ऐसे वक़्त में वक़्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, प्लीज़ टेक थैंक केयर। यू सर।